एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखिएगा कि जब टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और ये सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज अगर मान लीजिए प्लस क्यू है और ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज जो है इसको हम हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो प्लस क्यू नॉट है, तो ये जो क्यू है ये इस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पर फोर्स लगेगी ऐसे, रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से उठाकर इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर आना है, बी पॉइंट तक लेकर आना है। ये ओ और बी ये कुछ है नहीं, बस ये डिस्टेंस दिखा रखा है यहाँ पर कि मैं बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम ये कहते हैं कि अगर हमने किसी भी एक टेस्ट चार्ज को हम लेकर आते हैं किसी भी पॉइंट से और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रख देते हैं, तो उसमें लाकर रखने में जो वर्क किया जाता है, जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करी जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस में ये होता है कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो यहाँ रखा हुआ था ऐसे, यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है, कोई चार्ज है प्लस क्यू, ओ यहाँ पर है ये बी, यहाँ पर है ये ए, और इसी लाइन में यहाँ पर कहीं एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। अब क्यू नॉट को यहाँ से और यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए बोल दो उसको, और यहाँ से और यहाँ तक इस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको डब्ल्यू बी बोल दो। तो दोनों के जो वर्क डन का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इन्फिनिटी से किसी हम चार्ज को लेकर आते हैं, इन्फिनिटी से लाकर अगर किसी एक पॉइंट पर लाकर लोकेट कर देते हैं, तो हम उसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। और अगर हम क्या करेंगे कि अगर हम किसी दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब मान लीजिए पहले मैंने किसी एक टेस्ट चार्ज को मैं लेकर आया, पॉइंट ए पर ले आया, तो कुछ वर्क डन करना पड़ा, फिर उसी टेस्ट चार्ज को मैं बी तक ले गया तो कुछ वर्क डन करना पड़ा, तो वो जो वर्क डन्स हैं उनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी की जो एज है, एज को किस तरीके से निकाला जाता है, एज की यूनिट क्या होती है, ईयर्स, हमने कह दिया कि ईयर्स है, ठीक। अब अगर मैं ये कहूँ कि किसी एक बच्चे की ईयर 10 साल है, किसी दूसरे बच्चे की एज जो है वो 12 साल है, दोनों की एजेस का डिफरेंस निकालिए, तो एजेस का जो डिफरेंस है वो भी तो ईयर्स में ही आ जाएगी, 2 ईयर्स। तो अगर मैं पोटेंशियल निकालूँ तो भी उसकी यूनिट वोल्ट्स ही आएगी, और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ तो भी उसकी यूनिट वोल्ट्स आएगी, समझ गए, ठीक। तो वही चीज़ आगे मेंशन है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस जूल पर कूलम, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है V इज इक्वल टू VB माइनस VA, कि B तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, A तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, तो A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि इसको ये भी बोल देते हैं कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, WAB अपॉन Q नॉट। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो एक तो ये चीज़ होगी पोटेंशियल डिफरेंस। अब ऊपर जो है यहाँ पर न्यूमरेटर में वर्क है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और नीचे जो है वो चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी सर? हाँ जी बोलिए सर। जो WB है वो हम A से B पे ले रहे हैं या चाहते Q नॉट की वहाँ से B तक से? दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं। सर जो WB है वर्क डन सेकंड जो B वाला है उस पे सर हम Q नॉट जहाँ पे था वहाँ से B तक ले रहे हैं, A से B तक ले रहे हैं। अच्छा, हम Q नॉट से B तक लेंगे, इसी तरीके से Q नॉट से A तक लेंगे। WB के लिए हम यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन लेंगे, ओके सर। और जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो मेरे पास WAB अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। और VB माइनस VA इस वजह से करा जा रहा है क्योंकि मैं A से B तक मूव कर रहा हूँ, A से B तक, तो VB माइनस VA इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क कम करना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों का डिफरेंस ज़्यादा वाले में से कम वाले को डिफरेंस करके VB माइनस VA हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो ये क्या हो गया ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम, और ये जो जूल पर कूलम है इसको वोल्ट्स भी बोलते हैं, वोल्ट्स ब्रैकेट में लिख लो भी वोल्ट्स। ये आपको ऐसा यूनिट इसकी पता ही होगी।
ये वही चीज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो 10th क्लास में होता है। अब इसके आगे की कहानी शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये पहली डेरिवेशन है इस चैप्टर की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिएगा, कंसीडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड एट द ओरिजिन, वी विश टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैपिटल P एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट एज शोन। डायग्राम दे रखा है, मैं नोट्स में पेज नंबर 2 पर हूँ। 1 मिनट वेट करिए भैया।
जैसा डायग्राम है पहले बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बना लो, फिर बताता हूँ क्या चीज़ है। ये बी है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए है, और यहाँ एक एरो लगा लेना ऐसे, इस पर लिख लो एफ और डॉट 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 करके इधर इन्फिनिटी। दिखाई दे रहा है वास्तव यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से और पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ये डिस्टेंस आर हो गया, और यहाँ से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है वो है x, मतलब चार्ज से निकाल रहे हैं सारे डिस्टेंस। उसके बाद a और b के बीच में एक छोटा सा एरो बनाकर बस dx लिख दिया, मतलब a और b के बीच जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो ये dx है डिस्टेंस। अब समझना है कि क्या कहानी है। देखिएगा हमारे पास यहाँ पर डायग्राम बना लिया सभी ने। अब देखिएगा जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है पोटेंशियल डिफरेंस की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, दोनों में एक वर्ड ना कॉमन है। वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस में इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं और हम जा रहे हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, मतलब अपस्ट्रीम मोशन है एक तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो हमें जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है हमें वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन हमारा जो मोशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए। अब वो अगेंस्ट कैसे होगा वो समझिए कैसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती है कि कोई एक जगह है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन्फिनिटी पर कोई चार्ज रखा हुआ था और मैं उसको इन्फिनिटी से लेकर आता हूँ, यहाँ लोकेट कर देता हूँ। तो जो भी वर्क करना पड़ा इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक लाने में, जो वर्क करना पड़ा दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है। अब सुनिए, हमारे पास चार्ज ये था प्लस का क्यू, ठीक है, तो ये प्लस क्यू अपने आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ मैं यहाँ पर पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। जैसे हमसे ये कहा जाता था ना कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए एट पॉइंट पी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए एट पॉइंट पी। ये हो गया। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, इधर इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ठीक है, अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमने मान लिया, इन्फिनिटी तक का हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मान लिया। तो इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब क्या है कि ये बाहर की तरफ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमको जो चार्ज लेकर आना है वो चार्ज जो है वो इसके अगेंस्ट लेकर आना है। तो फोर्स जो है, फोर्स तो बाहर की तरफ लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो बाहर की तरफ लग रही है, हम जा रहे हैं उसके अगेंस्ट, तो ताकत लगानी पड़ रही है, वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि सबसे पहले हमने क्या करा, हम उसको लेकर आए, सबसे पहले जो हमारा वो चार्ज था, चार्ज को लेकर आए ए पर। फिर ए पर लाने के बाद हमने चार्ज को ना मामूली सा डिस्प्लेस करके देखा, कितना? dx डिस्टेंस, जरा सा डिस्प्लेस करके देखा। हमने देखा कि भाई dx डिस्प्लेस करने में वर्क कितना करना पड़ा, वो हमने देखा। ठीक, तो वही चीज़ अब देखेंगे, जरा देखिएगा। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि जब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर चार्ज q है और कोई एक टेस्ट चार्ज है, सपोज द टेस्ट चार्ज q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट a एट डिस्टेंस x फ्रॉम o। तो मैंने ये माना कि पॉइंट a पर रखा हुआ है ये q नॉट, एक्चुअली था तो इन्फिनिटी पर ही, पर इनिशियली ये मान लेते हैं। इन्फिनिटी वाला बताता हूँ, बस 2 मिनट बाद बताऊंगा आपको कि इन्फिनिटी वाला क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमने इनिशियली ये मान लिया कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर रखा हुआ था। तो जब टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर रखा हुआ था तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? x है। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स कितनी लगेगी? ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स कितनी लगेगी?
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है x है, तो x स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं कि A से B तक अगर मैं इस चार्ज ओरिजिनली कहाँ पर रखा हुआ था, A पॉइंट पर रखा हुआ था, तो A से B तक शिफ्ट करने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A to B थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर, ये क्या होगा, dw इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ये समझ गए, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है कि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। अच्छा, अब इसके बाद मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में मैं ये देख रहा हूँ कि फोर्स तो लग रही है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट इसके एग्जैक्टली अपोजिट। तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो dw इज इक्वल टू F dx cos 180 डिग्री, F dx cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मतलब जो है मैथ्स वालों को पता होगा, बायो वालों याद कर लो, -1 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू F dx इंटू -1, dw इज इक्वल टू -F dx, ये हो गया। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये हो गया, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, मुझे मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन्फिनिटी से चार्ज को लाना पड़ेगा और जिस पॉइंट पर मैं निकालना चाहता हूँ उस पॉइंट तक लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत करी जाती है एक छोटी सी वैल्यू निकालकर। तो अब मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लिया। So total work done in moving the charge Q naught from infinity to the point P will be, अब total amount of work done कैसे निकलेगा, ऐसे भी जैसे dw निकाला है तो total amount of work done कैसे निकलेगा, इसको इंटीग्रेट करके। तो w क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक लेकर आना है आपको चार्ज को, इन्फिनिटी से r तक लेकर आना है। तो लोअर लिमिट विल बी इन्फिनिटी और अपर लिमिट विल बी r, यहाँ तक लेकर जाना है। dw की वैल्यू कितनी है, -F dx, तो लिख दीजिए यहाँ -F dx, ठीक है। अब क्या करिए, नेगेटिव साइड को निकाल लीजिए, बाहर निकाल लिया और फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दो इसमें, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। तो ये तो पूरी f की वैल्यू हो गई और आगे dx आ गया। अब इसके बाद देखिएगा ये Q नॉट 1/4πε0, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि जो d के साथ लिखा रहता है वही वेरिएबल होता है। बस d के साथ x लिखा हुआ है तो x ही वेरिएबल है केवल। इनको बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा -Q नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन। अब ये x स्क्वायर है अपॉन में, तो इसको क्या लिख देंगे, x की पावर -2 और dx, लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट r, -Q नॉट अपॉन 4πε0 x की पावर -2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी और ये हो जाएगा r, -Q नॉट अपॉन 4πε0 x की पावर -1 अपॉन -1 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी और ये r, ये हो गया। अब जैसे ये -1 है तो -Q नॉट अपॉन 4πε0, इस -1 को बाहर निकाल दो, -1 को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, x की पावर -1, जिसको क्या बोल सकते हैं 1/x, लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट r,
तो ये क्या हो जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले x की जगह अपर लिमिट डाल दो 1 अपॉन r, माइनस हम x की जगह लोअर लिमिट डाल दो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी। हम ये जानते हैं कि 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई। हाँ जी, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बचा 1 अपॉन r बचा केवल, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो क्यू क्यू नॉट अपॉन r, क्यू क्यू नॉट अपॉन r ये हो गया। यहाँ तक बता दीजिए क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ गए? ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये हमने वर्क डन निकाला है। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, और ये यूनिट चार्ज नहीं था, ये क्यू नॉट था, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। जब क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन r, क्यू नॉट से डिवाइड करना मतलब 1 अपॉन क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r इंटू क्यू अपॉन r। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बताइए जी क्लियर है कि नहीं, समझ गए? ठीक है। तो अंतर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसमें अंतर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नहीं तो मैं इसमें वेक्टर वगैरह लगाकर दिखाता। तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, नेक्स्ट नोट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ड्यू टू अ डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल में आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। याद करिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने 2 तरीके से निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, तीसरा कुछ नहीं था यहाँ पर, तीसरा भी है एट अ जनरल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो फर्स्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो एक्सियल पॉइंट का मतलब यही, जैसे हमने एक एक्सिस की एनोमली है, लेकिन यहाँ पर निकालना था सिर्फ इसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। अब निकालेंगे डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल में क्या होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ये होता है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। डाइपोल में यही आएगा, ठीक है, -q +q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। लेट p be a point of the axis of the dipole at a distance r from its center O। ठीक, ये आप स्टेटमेंट्स देखोगे ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली ही सेम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 4 पर आते हैं, और इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मामूली सा अंतर है, वो अंतर हमेशा याद रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी एग्जाम में। बताता हूँ अभी, हमने ये कह दिया ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q +q, -q +q, फिर a और b, और ये सेंट्रल पॉइंट है इसका O
यहाँ पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो याद करिए जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे वहाँ तक का डिस्टेंस हम r लेते थे, सेम काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। और वो कहाँ से लेंगे, वो जो भी कोई हमारे पास फिगर दे रखी होगी उसके सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो वो इन दोनों का सेंटर क्या है, ये बीच का जो पॉइंट है वो, तो दोनों को हम -2 और +2 को एक स्मॉल डिस्टेंस जो हम लेते हैं दोनों के बीच का वो 2a लेते हैं। तो ये इधर ये हो गया यहाँ से, और पॉइंट P तक का डिस्टेंस हमने वही ले लिया r। पॉइंट P है, यहाँ तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल r लिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट कैपिटल P ड्यू टू द डाइपोल इज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं पॉइंट P पर निकालूंगा ड्यू टू दिस डाइपोल, तो वो कितना आएगा, पहले तो निकाल लेंगे इसकी वजह से, फिर निकालेंगे इसकी वजह से। अब देखिएगा जो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो अंतर है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट P, तो वो होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या है, इस पहले वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल, V2 क्या है, इस दूसरे वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो दोनों का इंडिविजुअली पोटेंशियल निकाला और दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वजह से पोटेंशियल निकालूंगा तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो वो डिस्टेंस तो हो गया हमारे पास r प्लस ए, r तो ये हो गया और a ये हो गया, डिस्टेंस तो हो गया r प्लस ए। अब उसके बाद ये होता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इसकी वजह से, तो वो क्या ले लिया था हमने 1/4πε0 और q/r+a का होल स्क्वायर। याद करिए यही था q/r+a का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि मैंने साइन नहीं लिया था, मैंने सिर्फ +q लिया था, साइन नहीं लिया था। अच्छा साइन कहाँ पर आएगा, साइन वहीं पर आएगा जहाँ पर जो है, मतलब जब भी हम चार्ज लेंगे तो चार्ज का हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो साइन अगर माइनस और प्लस लेना है तो वो कहाँ पर लेना है, वो सिर्फ और सिर्फ तब लेना है जब आपका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो। ठीक है, डायरेक्शन अगर आपका अपोजिट हो तब आप नेगेटिव लेंगे। अब जरा देखिएगा कि जैसे ये वाला है -q है यहाँ पर, अब इस -q की वजह से अगर मैं बात करूँ, मैं 1 मिनट के लिए करता हूँ कि मैं इसको भूल जाता हूँ, कि ये कोई डाइपोल नाम की कोई चीज़ है, सिर्फ -q की बात करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि -q है, और यहाँ पर जब मैं पॉइंट P पर पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, तो जिस पॉइंट पर भी हम पोटेंशियल निकालते हैं हम ये मानकर चलते हैं कि वहाँ एक हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसी डायरेक्शन में जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, हमको इसको पॉइंट P पर जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज को हमको लेकर आना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ मैं अगेंस्ट नहीं जा पा रहा हूँ, उसके क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसी डायरेक्शन में। समझ गए मेरी बात, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसी डायरेक्शन में, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। ठीक, तो आप ये सोचिएगा कि जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करा था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करते टाइम जो हमारा वर्क डन आया था वो नेगेटिव आया था। ठीक है, ये देखिए, ये जो वर्क डन है ये हमारा -F/dx आया था। -F/dx क्यों आया था, वो इस वजह से आया था क्योंकि फोर्स, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में था और हम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करवा रहे थे, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो वो cos 180 होकर वो नेगेटिव बन गया। अब क्या है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि -q चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी मैं भी इसी डायरेक्शन में लाना चाहता हूँ उसको, तो दोनों का सेम हो गया, यानी कि F/dx आ गया। ठीक, अच्छा ये नेगेटिव साइन ही बाहर आया था, अब कोई नेगेटिव साइन बाहर नहीं आया। सोच लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक सिंगल चार्ज मानते हुए, मैं पॉइंट चार्ज मानते हुए इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन अब बाहर नहीं होगा। ठीक, हम करते गए, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर x² तो होगा, x⁻² तो होगा,
एक्स की पावर -2 हो गया, ये बन गया एक्स की पावर -1/-1। अब ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है, अब ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा। भाई इस केस में तो माइनस था, तो वो माइनस माइनस बाहर आकर प्लस हो गया, लेकिन अब ये नेगेटिव बाहर आकर इसको क्या बना देगा, नेगेटिव, ठीक। और फिर ये r से इन्फिनिटी जब हम डालेंगे तो 1/r - 1/∞ मतलब कुल मिलाकर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी, और ये फिर हमारा क्या आ गया, ये वर्क डन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जब भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव ही आएगा, और जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है, क्योंकि जब पॉजिटिव था तो आप ये देखिए नेगेटिव 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 ये होता गया, ठीक है, और आउटपुट फाइनली पॉजिटिव ही आया। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नेगेटिव। तो इस वजह से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी गलती मत करना। 1/4πε0, तो यहाँ लिखना -q अपॉन डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक का r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है, r प्लस a का होल स्क्वायर, और फिर v2 क्या है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव, समझ गए? तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का। अब मुझे सेकंड चार्ज मेरा ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। ये वाइवा में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर इस चीज़ को रटवा देते हैं, ज़्यादातर बच्चे भी इस चीज़ को रट लेते हैं। भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव था उसका पॉजिटिव क्यों लिया? पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही ले रहे हो, वहाँ नेगेटिव का भी पॉजिटिव ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? तो वो सवाल जो है, अगर ढंग का टीचर आ गया वाइवा में, उसने वो सवाल पूछ लिया तो 99% बच्चे घूम जाते हैं उसमें, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि जब मैंने पॉजिटिव, कोई भी अगर बच्चा भी आपसे पूछ ले तो, और चैलेंज करके आप भी पूछ सकते हैं किसी भी बच्चे से, कि अगर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए जब हमने निकाला ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो जब मैं पॉइंट चार्ज के लिए निकाल रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए निकाल रहा हूँ, तो हमारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा था उसको आप ये बोल सकते हैं कि वर्क डन नेगेटिव आ रहा था। और फिर उसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रेशन के नेगेटिव साइन की वजह से वो वर्क डन भी पॉजिटिव हो गया। समझ गए क्यों? क्योंकि वी हैव टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो बीच में एंगल 180 डिग्री का बनेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो भाई बीच में एंगल 0 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन की वजह से वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। समझ गए? ये इंटीग्रेशन का नेगेटिव साइन ना होता है यहाँ पर, तो हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव ही आने वाला था। समझ गए? तो ये चीज़ है, ये नहीं कि अच्छा नेगेटिव चार्ज था ठीक है छाप दो यहाँ माइनस की, अच्छा पॉजिटिव चार्ज था ठीक है छाप दो प्लस की। शॉर्टकट तो यही है, वैसे शॉर्टकट यही है। दिमाग वहाँ पर पेपर में इतना थोड़ी लगाएंगे आप। आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, अब शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट बस यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं लेना। और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल में प्लस हो तो प्लस लोगे, माइनस हो तो माइनस हो, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना। और ये प्लस माइनस क्यों अंतर आ रहा है? ये अंतर नेगेटिव इसकी वजह से आ रहा है, इंटीग्रेशन की वजह से। समझ रहे हो? ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर Q/4πε कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा, अरे हाँ, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था, सॉरी गलती से लिख दिया। पोटेंशियल है ना भाई, वो आदत अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चल रही है ना, वही चैप्टर करके आया था। हाँ भाई, होल स्क्वायर नहीं है नीचे, नोट्स में तो नहीं है। हाँ ठीक है, तो Q/4πε0 ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास। पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं, तो 1/r - a और -1/r+a। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो। Q/4πε0 r+a इधर माइनस r - a अपॉन r - a into r+a। Q/4πε0
आर प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी देखिए माइनस आर और प्लस आर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्यू ए प्लस ए कितना हो गया 2a क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता ही है क्यू इंटू 2a क्या होता है डायपोल मोमेंट, तो p ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। दूसरा एक स्पेशल केस ये है कि अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर ये जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा है, ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ब्रैकेट में लिख दीजिए फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, यानी कि शॉर्ट डाइपोल। तो अगर ये बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन केवल r स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ये बताइए क्लियर है, ठीक है। चलिए हाँ जी बोलिए सर। अगर हम जो नेगेटिव वाला चार्ज है, हाँ। अगर सर जो डाइपोल अगर इसके डायरेक्शन को पलट देना, ठीक है, तो सर जो पोटेंशियल आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव में आएगा सर। पर इसका मतलब क्या होगा? देखिए जी, पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जब आपने ये पॉजिटिव यहाँ कर दिया, नेगेटिव यहाँ कर दिया, लेकिन इसी जगह पर निकालना चाह रहे हो ना? यस सर, इसी जगह पर निकालना चाह रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसा हो गया कि दो तरीके के थे वर्क डन बाह्य सिस्टम वो क्या होता है पॉजिटिव, वर्क डन बाह्य सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज नेगेटिव। तो अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वर्क हम कर रहे हैं, चार्ज वर्क नहीं कर रहा है, समझ गए? ओके सर। नेगेटिव का केवल मतलब यही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई भी अगर कॉन्सेप्ट ऐसा आए जहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने लगे तो वर्क डन में चले जाना, क्योंकि वर्क डन वाला सिंपल फंडा है। यहाँ पर जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन जो इसकी बेसिक है वो भी f इंटू डी एक्स करके हमने स्टार्ट किया, वर्क डन निकाला ना, और वर्क डन को फिर इंटीग्रेट कर दिया इन्फिनिटी से r तक, ठीक। चलिए जी अगला देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल। हाँ हाँ बताओ सर। ये जो माइनस की प्लस की बात की सर, ये रीजन सही नहीं है क्योंकि हमें चार्ज की क्वांटिटी रखनी है यहाँ पे। हाँ बस हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इसलिए हमने माइनस की रखा है, ऐसा कहना सही नहीं, ऐसा कहना नहीं, ये तो ये रटने के लिए कर लेते हैं कि भाई अगर मेरे को मतलब कंफ्यूज होना ही नहीं है तो माइनस अगर चार्ज है तो मैंने माइनस रख दिया, प्लस चार्ज है तो मैंने प्लस रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते थे उसका। अभी एक्चुअल में ये नेगेटिव क्यों आया है? एक्चुअल में ये नेगेटिव इस वजह से आया क्योंकि वर्क डन तो नेगेटिव आ रहा था, माइनस एफ डी एक्स आ रहा था, और इंटीग्रेट करने पर ये -1 आ गया था यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो इस -1 ने इस माइनस को पॉजिटिव कर दिया था, और ये कब आया था? जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था। तो पॉजिटिव चार्ज है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन उसको वापस पॉजिटिव और उसको वापस नेगेटिव बना देगा। तो इसलिए शॉर्टकट बस इतना ध्यान रखिए। सर जब हमारे दोनों पॉजिटिव चार्ज थे हाँ तब रिपल्शन हुआ। हाँ लेकिन सर नहीं, रिपल्शन तो हो रहा है। चलिए रिपल्शन तो हो रहा है। वो रिपल्शन किस चीज़ का है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। हाँ, और पोटेंशियल के केस में पोटेंशियल के केस में हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? चार्ज को तो वो रिपल कर रहा है और हम कहेंगे नहीं मेरे को लेकर आना है इसको यहाँ अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो dx इस डायरेक्शन में हमने करा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें हाँ अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लेकर जाना है उसको। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसी डायरेक्शन में और हम भी इसी डायरेक्शन में उसको ला रहे हैं, ये चीज़, ठीक है। एक मिनट वेट करिए।
अब अगला देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस पर उसके। सेकंड है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब देखिएगा, ये डाइपोल हो गया और पेज नंबर 5 पर है। ए और बी, ये हो गया माइनस क्यू इधर और ये हो गया प्लस क्यू। डाइपोल का टोटल जो लेंथ है वो 2a होता है, तो ये हो गया इतना a और इतना भी a। इस पॉइंट को P मान लिया जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और इस पॉइंट को O मान लिया। O से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया R, तो ये वाला डिस्टेंस हमें पता ही है, √r² + a²। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस √r² + a², ये हो गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा, जब इक्वेटोरियल पॉइंट की बात हो रही है तो इक्वेटोरियल पॉइंट में V इज इक्वल टू फिर वही V1 + V2, V1 + V2। अब आप ये देखिए, इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो 1/4πε0, सीधा याद रखेंगे शॉर्टकट तरीका कि चार्ज माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लेंगे, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है √r² + a² प्लस 1/4πε0। चार्ज प्लस क्यू है तो प्लस क्यू ही लेंगे, और डिस्टेंस कितना है सेम है √r² + a²। इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकलता है वो 0 निकलता है। ठीक है, ये तो आसान है, ये समझ गए। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो जनरल पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? जनरल पॉइंट का मतलब ये है कि कहीं पर भी हो सकता है, जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहूँगी वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, उसकी एक्सेस पर भी हो सकता है, इक्वेटोरियल लाइन पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो जनरल पॉइंट वाला देखिए, इसमें अभी क्या करना है, थर्ड है जनरल पॉइंट। इस पॉइंट को हमने ले लिया O, ये A है, ये B है, इतना A है स्मॉल a, इतना भी स्मॉल a। अब हमने इससे थोड़ा सा इस तरफ इस पॉइंट को ले लिया, जहां पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता हूँ, उस पॉइंट को ले लिया P। तो B से इसका डिस्टेंस R2 ले लिया, A से इसका डिस्टेंस R1 ले लिया, और जो सेंट्रल पॉइंट है O से इसका डिस्टेंस हमने R ले लिया, ये का। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, और फिर वही चीज़ है, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, और फिर B से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, और जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है इस पॉइंट को C मान लिया। और अब ये जो लेंथ है ना R2, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के जैसा बन गया है।
कि ये वाली जो लेंथ R2 है और ये जो इतनी वाली लेंथ है ये इक्वल हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, R1 बड़ी लेंथ की दिखाई दे रहा है, R2 छोटी थी, तो ये बचेगा R1 माइनस R2, ये लेंथ हमारे पास R1 माइनस R2 बची, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जब इसका पोटेंशियल निकालने का नंबर आएगा तो हम ये कहेंगे नेट पोटेंशियल। और हाँ, ये जो बीच वाला एंगल है इसको हम थीटा लेंगे, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल हमने थीटा ले लिया। अब देखिएगा जब हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, जब नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो वो V कितना हो जाएगा, अगेन V1 प्लस V2 के बराबर। अब V1 कितना है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल लग रहा है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना लगेगा, V1/4πε0। चार्ज नेगेटिव है तो -Q/R1 प्लस 1/4πε0। चार्ज पॉजिटिव है तो Q और डिस्टेंस कितना है R2 अपॉन R2, 1/4πε Q/4πε0 एक्चुअली कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 1/R2 को पहले लिख लिया और 1/R1 को बाद में लिख लिया, 1/R2 माइनस 1/R, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, Q/4πε0 R1 माइनस R2, एलसीएम सिंपल, R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। उसके बाद देखिएगा यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई अगर हम जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो अगली जो एक लाइन लिखी है वो ये है, इफ द पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल। जनरली जो पॉइंट P है वो डाइपोल से दूरी लाई करेगा। दूरी किस तरीके से मानी जाती है, किसी के रिस्पेक्ट में मानी जाती है। मैं कहूँ कि यहाँ से और यहाँ तक भी दूरी ज़्यादा है अगर मैं माइक्रो सेंटीमीटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर ये 2A है, अगर ये 2A बहुत जरा सा है, माइक्रो इंचेस या माइक्रो सेंटीमीटर्स में है, तो अगर मैं उससे 1 मीटर दूर रखूँ तो भाई वो तो बहुत बड़ी दूरी हो गई उसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब जनरली जब हम दूरी लेते हैं तो दूरी, ये जो R वाला जो डिस्टेंस है ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ये मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है डाइपोल को, ठीक। अच्छा, जब इसको मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है तो हम ये कहेंगे इसको निकालने की कोशिश करते हैं, R1 माइनस R2। कुछ थोड़ा सा भी जो डिफरेंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं ये कहूँगा R1 भी और R2 भी लगभग इक्वल ही होगा। लेकिन चलिए थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो उस एंगल से रिलेट करेगा, इस वजह से हमने कहा R1 माइनस R2 निकाल लेते हैं। तो R1 माइनस R2 कैसे निकाला जाएगा वो देखिए। R1 माइनस R2, अब ये कहेंगे कि जब हमने इसकी बात करी, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो हमारा एंगल है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये वाला एंगल भी लगभग इसी के बराबर होगा। ये दोनों एंगल लगभग बराबर होंगे। अब जैसे ये ज़्यादा डिस्टेंस की बात है, और ज़्यादा डिस्टेंस ही हमेशा होगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो बीच की वैल्यू है ना, ये जो डाइपोल है ये इतना बड़ा नहीं है, ये डाइपोल जरा सा है, बहुत जरा सा है। और उस डाइपोल से एक पॉइंट भी यहाँ पर है, तो इधर अगर एंगल मान लीजिए इधर एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल 30.1 या 30.2 होगा बस, ठीक है। या मतलब कुछ और, या हो सकता है थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, तो लगभग, क्योंकि ये वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, इस वजह से हम कह रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो एंगल है, हालांकि डिफरेंस होगा दोनों में, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हमने कहा कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और फिर ABC ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर आप cos थीटा निकाल लो, cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये इसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो R1 माइनस R2 अपॉन 2A, R1 माइनस R2 अपॉन 2A। अब 2A को इधर ले आओ,
R1 minus R2 is approximately equal to 2a cos theta. अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, क्योंकि मामूली सा एंगल में अंतर हो सकता है, होगा ही, एक्चुअली होगा ही, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया 2a cos थीटा। फिर हम ये कहेंगे दो डिस्टेंसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे R1 माइनस R2 की जरूरत थी, वो रख दूंगा मैं 2a cos थीटा। देखिए जो R1 और R2 है, हमने कहा जब डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर हो सकता है ये वाला डिफरेंस डिस्टेंस जो है ये 0.99 मीटर हो, तो इसको लगभग बराबर माना जा सकता है। R1 into R2 is approximately equal to R into R, तो उसको R स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। दिमाग में ये चीज़ आ सकती है, R1 माइनस R2 को जब लगभग इक्वली मान रहे हो तो उसको जीरो कर दो ना, ठीक है। पर अगेन हम थीटा पर उसकी डिपेंडेंसी दिखाना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर जीरो नहीं लिया, ठीक, क्योंकि थीटा से हमारा जो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला फॉर्मूला है वो भी, और जो एक्शियल पॉइंट वाला, दोनों फॉर्मूले इसी से आ जाएंगे, जनरल फॉर्मूले वाले से, जो हम ये वाला करेंगे। अब देखिएगा वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो v कितना आ जाएगा 1/4πε0 R1 माइनस R2 की जगह डालो 2a cos थीटा, और R1 R2 की जगह डाल दीजिए R स्क्वायर, Q/4πε। अब Q into 2 हमें मालूम है P हो जाता है, तो ये हो गया P cos थीटा 1/4πε0 Q into 2 is P, तो P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब cos थीटा आया, cos थीटा आते ही ये लगता है कि अच्छा कुछ और करा जाए इसमें, तो हमने क्या करा, R से ऊपर और R से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/4πε0 P R cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जो डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन होती है, और ये जो R है ये क्या है, ये डिस्टेंस वेक्टर है, तो इसका मतलब पी आर cos थीटा अगर लिखा हुआ है तो P वेक्टर डॉट R वेक्टर लिखा जा सकता है इसको। वैसे यहाँ तक हो गया, लेकिन फिर भी 1/4πε0 P वेक्टर, अच्छा नीचे भी R से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब, डॉट प्रोडक्ट है तो रिजल्ट स्केलर ही आएगा। हाँ जी बोलिए सर, R से ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही कर दिया, मतलब यहाँ, मतलब इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि चलिए R एक क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैंने R से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, R से नीचे कर दिया, तो ये पी आर cos थीटा बन जाएगा। अब आप कहोगे नहीं मुझे तो RP cos थीटा करना है, RP cos थीटा कर लो, तो स्केलर प्रोडक्ट है, कॉम्यूटेटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, R वेक्टर डॉट P वेक्टर लिख लो। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और ऐसे भी यहाँ तक भी आपका डेरिवेशन कंप्लीट है, ठीक है। अब आप ये देख लो, ये जो जहाँ से जिस जगह से हम डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट P तक का, उनके बीच में एंगल जो है वो हमने थीटा लिया है। इक्वेटोरियल में वो थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेटोरियल में अगर आप पॉजिटिव 90 लोगे तो 0 आ जाएगा, 0 ही आया था यहाँ पर भी। एक्शियल में देखिए, एक्शियल में ये पॉइंट P कैसे था, ऐसे, ठीक है, इसी एक्सिस पर था सीधा, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 0 1, ठीक, तो 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर, तो वही आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जनरल पॉइंट पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, एंड हेंस फाइंड, तो बोलेंगे एंड हेंस फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हेंस फाइंड मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा अलग से ही करके दिखा दिया ना, यहाँ तक आपने कर लिया, इस जगह तक कर लिया इस जगह तक करने के बाद फिर हम दिखाएंगे इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो तब वो आपका 0 होना चाहिए। अगर अलग से पूछते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट बताओ, तो आपको ये इतना सा नन्ना सा ही कर देना बस। इसमें बस डायग्राम में 2 लाइन शुरुआत में लिख देनी है, कंसीडर अ डाइपोल -q + 2 सेपरेटेड बाय a small distance to a, बस उतना, ठीक है जी। तो डाइपोल का पोटेंशियल के यही 3 पार्ट्स थे, यहाँ तक ये कंप्लीट है, ठीक। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर परसों देखते हैं। थैंक यू सर। ओके। सर
परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है। अच्छा हाँ, इंटेंशनली कर रहा है। तो सर फिर CP R2 के इक्वल कैसा आएगा? कौन सा CP CP ये बन जाएगा R2 के इक्वल। तो सर वो जो B जो परपेंडिकुलर और R है, परपेंडिकुलर और लाइन R, हाँ लाइन R, हाँ तो सर वो दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, जैसे BC हाँ हाँ परपेंडिकुलर, तभी वो R2 के इक्वल, तभी वो उसके इक्वल होगा। एक्चुअली क्या है कि जब बहुत लार्ज डिस्टेंस की बात करेंगे और ये बहुत छोटा है, तो एक तरह से ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन है ना लगभग पैरेलल होगी, और लगभग पैरेलल होगी तभी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा थीटा ये इक्वल होगा मामूली सा अंतर, ठीक। क्योंकि समझने के लिए इसको बड़ा करके दिखाया गया, एक्चुअली है ये जरा सही, इस वजह से, ठीक है कुछ डाउट रह गया? चलिए ठीक है।